हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स हैं सारे करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है और वो भी देंगे, जिससे कि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट का ऑल कॉन्सेप्ट जो है कि आपका क्लियर रहने वाला है। इसमें आपका लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों टॉपिक से ऑल क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, determine the speed of light in diamond if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.42। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया है 2.42 है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर देखें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये क्या रहता है। ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया गया है 2.42 यहाँ पे दिया है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है। तो जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला आता है I = ये आपका आता है CV है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय CD, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ से यदि वैल्यू पुट करते हैं ये आपका है 2.42 = ये आपका है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय CD। यदि यहाँ से सॉल्व करके यदि CD निकालें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये आपका आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.4। फिर सॉल्व करने से आपका यहाँ पे तो वैल्यू आ रहा है CD का, तो आपका वैल्यू आ रहा है 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस तरह से आपका मतलब न्यूमेरिकल इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप कम समय में न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और आपको अगर आपका न्यूमेरिकल अगर सही है तो आपको पक्के मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड आपको कह रहा है फाइंड, यहाँ कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन, फर्स्ट नंबर में है आपका वैक्यूम और सेकेंड है आपका वाटर है ना। आपको इसमें स्पीड ऑफ लाइट है ना इन वैक्यूम एंड इन वाटर आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी Ng यानी एन ग्लास दिया हुआ ये 4/3 एंड आपको फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नहीं ये वाटर का है ना, ये दिया हुआ है 3/2। अच्छा, फिर एन वाटर आपको दिया हुआ है ये है 4/3। अच्छा, इसमें एक और डाटा यदि इसमें फिर दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है ना, यानी कि आपको CG दिया हुआ है यहाँ पे है ना। CG आपको दिया हुआ है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी आपको दिया हुआ है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें निकालना है क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी हमें CV निकालना है ना। यानी इसमें बोले तो जो कि हमें इसमें CV पता करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला आता है ग्लास के लिए, यानी Ng अगर निकालेंगे ग्लास के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका CV डिवाइडेड बाय CG है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है ना। तो वैल्यू को यदि पुट करते हैं यहाँ से CV का वैल्यू तो हमें निकालना है, ये इक्वल हो जाएगा तो ये Ng मल्टीप्लीकेशन CG हो जाएगा आपका है ना। तो Ng का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 3/2 है, मल्टीप्लीकेशन CG का वैल्यू जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 ×
10 टू दी पावर 8। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो CV का वैल्यू आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ रहा है अभी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिर इस क्वेश्चन का फिर नेक्स्ट पार्ट देखें। अगर यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है ना। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यदि NW का यदि डेफिनेशन अगर देखें यहाँ से, NW के लिए लिख सकते हैं CV डिवाइडेड बाय CW, है ना। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर CV निकालना है। तो CV यदि हमें निकालना है, इसमें से CV निकालना है ना, वाटर में यानी कि निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, ये CW को यदि इधर लाए, CW इक्वल ये हो जाएगा फिर CV डिवाइडेड बाय NW, है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं। CV का वैल्यू अभी हमारे पास सॉल्व करके आया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय NW का वैल्यू आ गया हमारे पास 4/3। ये है 4/3, है ना, 4/3 है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये भी CW का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपका आंसर निकल चुका है इस क्वेश्चन का भी, है ना। तो इस तरह से स्टेप वाइज जो है कि आपको सोल्यूशन करना है ना। और सही तरीके से जो डाटा गिवन है पहले उसे लिखना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है उसे मार्क कर देना है, फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मूला बेस्ड है उसे अप्लाई करना है। आपका इजीली जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए अब सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का गया है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर if its image is formed at the same point where the object is located, find। तो इसमें कह रहा है आपको फोकल लेंथ निकालिए और मैग्नीफिकेशन निकालिए, है ना। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है डाटा, है ना। सोल्यूशन यदि इसका लिखते हैं, इसके सोल्यूशन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। यदि देखें यहाँ से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, यानी HO साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है पहले इसमें 10 सेंटीमीटर, है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये इसे हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो ये अपवार्ड होता है ना। अच्छा, यदि फिर और डाटा देखेंगे, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जो हमें दिया गया, यानी कि यू का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -100 सेंटीमीटर है ना। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो नेगेटिव साइड रहता है, साइन को है ना। यू का वैल्यू इतना आ गया। अब और क्या दिया हुआ है ना, इसमें कह रहा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, है ना, इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, है ना, एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, है ना। अच्छा, तो मतलब इमेज वही बन रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थात यदि यहाँ से देखें हमारा V का भी वैल्यू जो है कि V का वैल्यू भी जो है यहाँ पे -100 सेंटीमीटर ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और इमेज डिस्टेंस यानी कि U बराबर आपको V यहाँ पे जो कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। अब कह रहा है फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला देखते हैं ना। मिरर फॉर्मूला IMF का यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला से फॉर्मूला आपका रहने वाला है 1/U + 1/V इक्वल 1/F। वैल्यू रखिए यहाँ से, ये आ रहा है -1/100 + -1/100 इक्वल 1/F। या फिर यदि सॉल्व करें इसे, F का वैल्यू देखें आ रहा है -50 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकल लेंथ का जो मतलब आपका आ रहा है वैल्यू आ रहा है 15 सेंटीमीटर, है ना। चलिए F निकल के आप कह रहा है इसमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो मैग्नीफिकेशन M का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन जो M जो निकालते हैं M इक्वल क्या होता है, ये होता है
v डिवाइडेड बाय u है। तो माइनस v तो माइनस इंटू माइनस v का वैल्यू हमारे पास है -100 डिवाइडेड बाय u का भी वैल्यू हमारे पास माइनस है ना। तो सॉल्व करने पे आपके पास m का वैल्यू आ रहा है -1 का है ना। m मैग्निफिकेशन आपके पास 1 आ रहा है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ना। इतना ही बस आपको करना है, थ्योरी से लाख गुना अच्छा है। अगर आप इसे कर लेते हैं आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं ना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करेंट कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ अ रेट ऑफ 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम है ना। जब मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तब ये 880 वाट कंज्यूम करता है रेट एंड 330 वाट व्हेन द हीटिंग एट मिनिमम है ना। इफ V इक्वल टू 220 वोल्ट देन कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस इन इच केस है ना। तो दोनों केस में जो कि हमें करंट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका किस तरह का रहने वाला है। ना एट मैक्सिमम मैक्सिमम वाले केस पे यदि देखें तो हमें यहाँ पे पहले P का वैल्यू दिया गया है, P यानी पावर दिया गया है 880 वाट है ना। 880 वाट दिया गया और V जो दिया गया है आपका वो 220 वोल्ट दिया गया। तो हमें यहाँ पे I और R निकालना है। तो फॉर्मूला यदि देखें P इक्वल यह आता है हमारा V मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू I है ना। तो P का वैल्यू दिया हमें 880 इक्वल टू V दिया हुआ है 220 इंटू I है ना। तो यहाँ से यदि सॉल्व करते हैं तो I का वैल्यू जो निकल के आएगा हमारा P बाय V यानी 880 डिवाइडेड बाय 220। ये कटने के बाद ये जो कि हमारा 4 आ रहा है ना, यानी कि I का वैल्यू यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा है ना। अच्छा, फिर इसी केस में हमें रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ना। तो रेजिस्टेंस का यदि देखें इसी केस में यदि रेजिस्टेंस अगर R निकालें तो ओम के नियम से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I है ना। V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। तो अब R इक्वल टू V का वैल्यू हमारे पास अभी कितना है 2 है ना 0 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 है ना। इसे निकालने से ये भी आ रहा है यहाँ पे R का जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है वो हो जाएगा 5 एंड 5 है ना 55 ओम है ना। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमने I और R दोनों का वैल्यू जो कि कैलकुलेट कर लिए है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक बार सिर्फ रिवाइज करना है। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट ऐसे ऐसे एक नंबर कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि दोनों पार्ट अलग अलग है ना। इसमें भी यदि देखें P इक्वल VI लगाते हैं तो P का वैल्यू इसमें हमें दिया है 330 वाट। 330 इक्वल टू V का वैल्यू हमारे पास 220 है मल्टीप्लाई इंटू I। तो यहाँ से यदि I कैलकुलेट करेंगे 3330 डिवाइडेड बाय 220 ये निकल के आ रहा है हमारे पास 1.5 एम्पियर। ये आ रहा है 1.5 एम्पियर। अब यदि इसी से जब यदि यहीं से यदि R निकालते हैं तो R का जो फॉर्मूला है फिर ओम के नियम से भी जो अप्लाई किया आगे R इक्वल टू फिर हो जाएगा V बाय I है ना V बाय I। तो V का वैल्यू हमारे पास अभी है 220 डिवाइडेड बाय 1.5 है ना। तो इसे सॉल्व करने पे इसका जो वैल्यू अभी आ रहा है कैलकुलेट किए हुए हैं, इसका जो वैल्यू आ रहा है 146.6 ओम है ना। ये जो है कि आपका वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। तो दोनों केसेस में है ना क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा दोनों केसेस में जो कि हमने इसे अच्छे से सॉल्व किया है। और है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप दिया है इसमें इफ s इक्वल टू 3 सेंटीमीटर f इक्वल टू -12 सेंटीमीटर u इक्वल टू -18 सेंटीमीटर फाइंड इमेज डिस्टेंस और इसमें
हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए आपको यदि यहाँ देखें, इसमें जो आपका गिवन पार्ट है इसमें, यानी आपको पहले h दिया हुआ है, h का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको f का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये -12 सेंटीमीटर है ना। और u का वैल्यू दिया हुआ है -1.8 सेंटीमीटर है ना। h ये दिया हुआ आपको 3 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। चलिए इसमें आपको जैसे इमेज डिस्टेंस यानी कि आपको v सबसे पहले फाइंड आउट करना है। आपके पास यानी कि v का वैल्यू नहीं है, हमें इसमें v निकालना है। मिरर फॉर्मूला से देखते हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल क्या आता है 1/f है ना। यदि यहाँ से 1/v का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं हो जाता है 1/f माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू है -12 यानी हो जाएगा -1/12 माइनस u का वैल्यू दिया है -18 है ना, -1/18। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका फाइनली ऐसा हो जाएगा 1/18 माइनस 1/12 है। इसे सॉल्व करने पे आपके पास जो v का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, पूरा सॉल्व करने पे v का वैल्यू आ रहा है -36 सेंटीमीटर है ना। यानी इमेज डिस्टेंस जो आपका आ रहा है -36 सेंटीमीटर। आइए आप पूछा इसमें हाइट ऑफ इमेज है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें करते हैं हाइट ऑफ इमेज। हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल क्या होगा -v/u इंटू एट ऑब्जेक्ट है ना, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू रखते हैं, ये है हमारा -36 हो जाएगा यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय u का वैल्यू है -18 इंटू h का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने पे ये आ रहा है -6 सेंटीमीटर है ना, यानी इमेज का जो हाइट होगा आपका -6 सेंटीमीटर होगा है ना। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला है कि कंसीडर द डायग्राम एंड कैलकुलेट V1 एंड टोटल रेजिस्टेंस है ना। यानी आपका इसमें जो V1 यहाँ का जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V1 जो आपको दिया गया है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है इसमें। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा है ना। एक बात बताते हैं, डायग्राम में थोड़ा छोटा बना है। डायग्राम में जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है ना। और जितने भी रेजिस्टेंस है सभी का वैल्यू इक्वली 3 ओम दिया गया है ना। यानी देखें यहाँ पे जो इंडिविजुअली जो R का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, वो दिया गया आपको 3 ओम है ना। 3 ओम जो यहाँ पे इसको अभी दिया गया है। चलिए इसमें आपको अभी पूछा गया है इसमें कि सबसे पहले ये V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें जो है कि इसका निकालना V1 निकालना है ना। तो V1 के लिए देखें यदि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है ना 3 ओम का आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको इसमें इस सर्किट में यहाँ A1 का जो वैल्यू यहाँ पे जो A1 है ना, इस A1 का वैल्यू आपको दिया गया है 1 एम्पियर है ना। A1 का वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो चलिए इस V1 को कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो टोटल तो इक्वल रेजिस्टेंस है पहले उसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है सब यहाँ पे पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है ना। तो पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है, तो इससे यदि हम लोग कंबाइंडली यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ से 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगाते हैं ना। तो 1/R1 तो ये इक्वल टू, या फिर हम इसे n/R भी लिख सकते हैं ना। तो अब जानते हैं यहाँ पे जो R का जितना वैल्यू सब 3 ओम दिया गया, सब इक्वली है ना। इसीलिए यहाँ से 1/RP यदि करें तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस में मिले रहे, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 3 ओम है, तो ये हो जाएगा 3/2 है ना। 1/RP इक्वल टू 2/3 है,
तो आरपी यदि निकालेंगे इसका रेसिप्रोकल, यदि आरपी यदि निकाले अब यहाँ से, आरपी निकालने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा ये 3/2 ओम, है ना। इस आरपी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2 ओम आ रहा है। है ना, 3/2 ओम आ रहा है। चलिए आपके पास यदि आर निकल गया है और अभी आपके पास आई का ही वैल्यू 1 एम्पियर है, तो V1 अगर निकाले यहाँ से कैलकुलेट करें यदि, V1 इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, ओम के नियम से आई आर से लिख सकते हैं ना। तो आई का वैल्यू दिया गया है 1 एम्पियर, 1 इंटू आर का वैल्यू है 3/2, है ना। सॉल्व करने पे आपका V का वैल्यू यहाँ आ रहा है 1.5 वोल्ट, है ना। तो इस V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब हमें कहा गया कि इस पूरे डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। डायग्राम को यदि कंसीडर करें तो यहाँ का है ना, ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा कनेक्शन, है ना। ये इंडिविजुअली अगर देखें तीनों को, ये तीनों है ना, मतलब जो कि सीरीज मतलब सीक्वेंस में ये लोग लगे हुए हैं ना। तो हमें क्या करना है, इनका सभी का जो कि मान लेते हैं इसका ये R1 है, यहाँ पे R1 है, मतलब टोटल RP यानी रेजिस्टेंस अगर टोटल निकाले, इससे मान लेते हैं R1 निकलेगा रेजिस्टेंस, प्लस इससे R2 निकलेगा और फिर इससे R3 निकल रहा है ना। तो इस तरह से R टोटल रेजिस्टेंस अगर RT निकाले, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग R1 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यदि R1 का अगर बात करें, R1 का बात करें तो R1 अभी हमने कैलकुलेट किया था जो कि 3/2 ओम आ रहा है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 ओम, ये हो गया R1 का वैल्यू। इसी तरह यदि अब R2 का वैल्यू देखें, हम R2 का वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, जैसे सब तो पहले यहाँ पे पैरेलल क्रम में ही है, R2 निकाले तो इंडिविजुअली जो कि मतलब ये R/N हो जाएगा, है ना। तो R का वैल्यू इक्वली 3 ओम दिया हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय N, N मतलब कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 एंड 3, 3 रेजिस्टेंस है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, यानी कि R1 का वैल्यू हमारा 1 ओम आ रहा है ना। चलिए अब R3 का वैल्यू अब निकालते हैं। R3 यानी लिखें यदि 1 बार R3 इक्वल ये हो जाएगा N बाय, N का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, N का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो भी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 4, है ना। ये हो जाएगा अभी हमारा 4/3 R/N, है ना। ये हो जाएगा यानी कि 3/4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस तरह से यदि यहाँ से फिर सीरीज सॉल्व करके करें तो R3 का वैल्यू जो कि आ रहा है अभी 4/3, है ना। ये 4/3 इनवर्स, ये अच्छा R/N यानी कि ये 4/3 यहाँ पे है, और इसे सॉल्व करने पे ये हमारा 3/4 जो है कि आ रहा है ना। अब देखें अगर RT टोटल रेजिस्टेंस RT करें, वैल्यू रखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का वैल्यू हमारा अभी निकला है 3/2, प्लस R2 का वैल्यू निकला है 1, फिर प्लस R3 का वैल्यू निकला है 3/4, है ना। सबको कंबाइंडली सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आता है 3.25 ओम, है ना। 3.25 ओम जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा इसमें दिक्कत हुआ होगा, बट मैंने क्लियरली ऑल डिटेल्स जो कि इसमें इंक्लूड किया है और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, है ना। लेंस का पावर क्या होता है ये हमें डिफाइन करना। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में है इफ f इक्वल टू -100 सेंटीमीटर है तो p इक्वल क्या होगा, यानी पावर ऑफ लेंस क्या होगा, एंड नेचर ऑफ लेंस, है ना। इस लेंस की प्रकृति मतलब किस तरह का ये लेंस है। सेकेंड में है, लास्ट में है इफ u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फाइंड m यानी कि मैग्निफिकेशन आपको इसमें निकालना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अरे सबसे पहले यदि हम देखें फर्स्ट नंबर का आंसर यदि लिखें कि पावर ऑफ लेंस, है ना,
पावर ऑफ लेंस, इसे हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, है ना, क्योंकि ये हमेशा मीटर में कंसीडर किया जाता है ना, ये मीटर में कंसीडर किया जाता है ना। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं पावर ऑफ लेंथ, या फिर पावर ऑफ लेंथ को यदि पी से यदि डिनोट करें, पी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/f, 1/f, ये आपका यहाँ पे मीटर में रहना चाहिए, तब जाके ये करेक्ट रहने वाला है। आइए सेकंड में देखते हैं। सेकंड में इसी के सेकंड पार्ट में आपको दिया है एफ का वैल्यू, आपको दिया है यहाँ पे -100 सेंटीमीटर, है ना। एफ का वैल्यू -100 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या होगा? तो देखें यदि इसका पावर निकालना है, P इक्वल टू 1/f, मीटर में रखते हैं, है ना, या फिर अगर देखें यहाँ किया जाता है हमारा माइनस दिया हुआ, तो -1/f कितना दिया गया हमारा 100 सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज कर दिए 1 आ जाएगा, है ना, माइनस ये आ जाएगा अभी आपका इधर भी 1, एफ का वैल्यू 1 मीटर आ रहा है। ये करने पे अभी देख रहे हैं कि ये इसका पावर जो है कि -1 डायोप्टर आ रहा है ना। लेंस के पावर का ऐसा यूनिट जो होता है उसे हम लोग डायोप्टर, उसे डायोप्टर कहा जाता है ना, ये डायोप्टर है। यानी कि पावर को यदि लिखे हम लोग अब यहाँ से, यानी P इक्वल टू इस लेंस के लिए 1 डायोप्टर, तो डायोप्टर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर रेसिप्रोकल, है ना, प्रति मीटर, पर मीटर, है ना। P इक्वल टू 1 एम रेसिप्रोकल, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डायोप्टर, है ना। तो इस तरह से हम सेकंड का भी मतलब जो इस तरह से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब देखें थर्ड में, इफ u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन आपको पूछा है ना। अब इसी में यदि आपको थर्ड में देखा, यदि इसी का थर्ड पार्ट में यदि u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर इसमें दिया है, तो आपको मैग्निफिकेशन के लिए आपको भी चाहिए ना, क्योंकि m इक्वल -v/u हम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से अब v यदि कैलकुलेट करें, अब यदि यहाँ से यदि v, अब लेंथ फॉर्मूला से देखते हैं कि 1/v - 1/u इक्वल होता है 1/f, है। तो यहाँ से यदि v अगर कैलकुलेट करें, चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। यदि 1/, यदि v लिखते हैं तो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो 1/f का वैल्यू आ जाएगा 1/-100 प्लस u का वैल्यू अभी दिया है माइनस, यानी ये हो जाएगा -1/20, -1/20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100 -1, ये भी हो जाएगा -5, यानी कि b का वैल्यू यदि देखें तो ये हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय 6, है ना, 16.6 सेंटीमीटर ये अप्रोक्स आ रहा है। ये भी आपका वैल्यू जो है कि आपका ये निगेटिव में है ना, b का वैल्यू आपका -16.6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब m मैग्निफिकेशन यदि m का यदि बात करें, m इक्वल होता है -v डिवाइडेड बाय u, तो ये अभी आपका आ रहा है -v यानी -16.6 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू है -20, है ना। यानी कि m का वैल्यू जो भी यहाँ पे आ रहा है 8.3, ये आपका पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में आ रहा है ना। यानी कि जो आपका इमेज का जो हाइट होगा वह 8.3 टाइम्स ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकल रहा है ना। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट को है क्वेश्चन का द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर इज +1/2, है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर अवे रखा जाता है तो मैग्निफिकेशन +1/2 का आता है।
अब कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3। अब आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को उस जगह से हटा के कहाँ पे रखा जाए ताकि मैग्निफिकेशन +1/3 शो करे, है ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या रहने वाला है इसका सोल्यूशन। अच्छा यहां से देखें सबसे पहले यदि u का वैल्यू जो इनिशियल पॉइंट में दिया गया हमें -20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर जो होते हैं या फिर जो कर्वेचर होते हैं मिरर के, जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो होता है, जो ध्रुव होता है, पोल होता है, पोल से जो कि हमेशा जो कि लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए नेगेटिव साइड का साइन हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। u = -20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें m का जो वैल्यू अभी इसमें जो दिया हुआ है, तो m का जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है ये है आपका +1/2, यानी ये भी +1/2 दिया हुआ है। अब जानते हैं कि m का जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, m इक्वल क्या निकालते हैं हम लोग, -v/u लगाते हैं, -v/u लगाते हैं। अब यदि यहाँ से यदि हमें यदि v कैलकुलेट अगर करना हो, यदि v निकालना हो, अब यदि यहाँ से यदि v निकालना हो, m का वैल्यू दिया है भी आपके पास 1/2, वैल्यू रखते हैं पहले 1/2 इक्वल टू माइनस, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -v डिवाइडेड बाय, फिर u का वैल्यू माइनस में, ये हो जाएगा -20, माइनस हो जाएगा आपका ये 20। तो इसे सॉल्व करने पे अभी जो यहाँ पे जो v का जो वैल्यू करेंटली आ रहा है वो हो जाएगा हमारा, ये 2 काम 2 10 दहाई है ना, 2 दहाई 20, तो हो जाएगा मतलब कितना 10 सेंटीमीटर। यानी अभी इमेज का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तब जाके हमारा मैग्निफिकेशन +1/2 आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन को +1/3 करना है ना, मैग्निफिकेशन को 1/3 करना है। अच्छा अब इसके यदि देखें सबसे पहले u और v आ गया, पहले यहाँ से अगर मिरर फॉर्मूला यदि लगाएं, अब यहाँ यदि मिरर फॉर्मूला यदि देखते हैं तो 1/f का वैल्यू जो है वो आता है 1/u + 1/v, है ना। 1/u + 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। तो यहां से यदि f तो यहाँ से सॉल्व करने पे अगर यहाँ वैल्यू रखें, यहाँ पे 1/20 + 1/10, तो यहाँ पे चूंकि हाँ ये तो माइनस में हमारा आ रहा है अभी, है ना, ये माइनस में आ रहा है। इसे सॉल्व करने पे अभी आपका f का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व करने पे f का वैल्यू आ रहा है अभी 20 सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें दिया है इसका दूसरा पार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसका दूसरा पार्ट, अब इसमें m इक्वल आपको दिया गया है +1/3, है ना। m इक्वल दिया हुआ है इसमें आपको +1/3, या फिर m के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -v/u इक्वल 1/3। यहाँ से यदि इसको कंपेरिजन करें तो 3v इक्वल टू u आ रहा है ना, -3v इक्वल टू u यहाँ पे जो कि ये आ रहा है अभी हमारे पास, है ना। तो चलिए इसकी इस वैल्यू को अब रखते हैं, फिर से हम लोग मिरर फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। या 1/f इक्वल 1/u + 1/v। f का वैल्यू अभी 20 सेंटीमीटर आ चुका है, लिख सकते हैं 1/20 इक्वल 1/u + 1/v। v का वैल्यू क्या है, v का यदि वैल्यू देखें यदि u के टर्म्स में, ये अभी हमारा आ रहा है 1/, ये भी आ रहा है
है ना, ये आ रहा है u/3, यानी कि ये 3/u हो जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे 3v = u है, तो v निकालेंगे तो u/3 का रेसिप्रोकल लेने पे ये 3/v हो जाएगा, है ना, ये 3/v हो जाएगा। चलिए, तो इसे यहाँ से यदि सॉल्व करते हैं और u का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये आपका जो कि यहाँ पे आपका माइनस है ना, ये वैल्यू आपका यहाँ पे माइनस है, सॉरी, यहाँ पे आपका इसका ये वैल्यू आपका जो कि यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये आपका नेगेटिव 3/u है, नेगेटिव 3/u है। इसको सॉल्व करने पे u का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है -40 सेंटीमीटर, है ना, यानी u का वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि ऑब्जेक्ट को दूसरे किस जगह पर रखा जाए कि मैग्नीफिकेशन +1/3 का हो, है ना, तो u का वैल्यू जो सॉल्व करके निकला है वो है -40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी कितना रखने पर तब जाके मैग्नीफिकेशन हमारा हाफ के 1/3 हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर है और जो कि सभी आपके पूछे हुए एग्जाम में। आप यदि इन क्वेश्चन को सभी को एक बार बढ़िया से कर लें तो आपके 5 से 10 नंबर जो कि आपके पक्के होने वाले हैं इस सेक्शन में, है ना। तो चलिए आप इस क्वेश्चन सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड 1 ओम, है ना। 1 ओम जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, इसे डिफाइन करना है। एंड ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे जो कि डिपेंड करता है फिजिकली, है ना। आइए तो देखते हैं डिफाइन 1 ओम। 1 ओम इसका सॉल्यूशन यदि लिखें, 1 ओम क्या होता है। 1 ओम जो मैग्नीट्यूड है ये आपका, है ना, जब कोई कंडक्टर है ना, अगर कंडक्टर के, है ना, मतलब दो एंडिंग पॉइंट के बीच, है ना, एंडिंग पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं जैसे ये कोई आपका जो एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, यहाँ पे इस कंडक्टर के सिरे यहाँ पे VA पोटेंशियल है और यहाँ पे इसका VB पोटेंशियल, है ना। अब यदि इन दोनों के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, मतलब कि यदि VA माइनस VB करें, है ना, VA माइनस VB करें, है ना, और VA माइनस VB और फिर डिवाइडेड बाय, है ना, इस डिफरेंस के दौरान इससे यदि फ्लो होने वाले चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी यदि वह I हो, है ना, तो इस तरह से जो है कि, है ना, इस तरह से जो है कि रेजिस्टेंस को तब हम डिफाइन कर सकते हैं, ना, डिफाइन कर सकते हैं। अब 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है ना, अब इसी में क्या करना है, यदि ये डिफरेंस यदि हमारा 1 वोल्ट का हो, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी आगे ऊपर आया है ये यदि 1 वोल्ट का हो और फिर इससे फ्लोइंग जो करंट है वो यदि 1 एम्पियर का यदि आपका हो, है ना, वो भी यदि आपका 1 एम्पियर का यदि वो भी आपका हो, है ना, तो इसके रेशियो को, है ना, इसके 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर का जो रेशियो से जो आपको क्वांटिटी जो मिलता है उसी को जो है कि 1 ओम रेजिस्टर कहा जाता है ना। यही आपका जो कि ये इक्वल आपका 1 ओम रेजिस्टर के बराबर है आपका, है ना। तो डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम को इस तरह से आप जो कि डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा पूछा ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो किन फैक्टर पे फिजिकली डिपेंड करता है। तो इसमें देखें सबसे पहले आपका अगर कंडक्टर का जो लेंथ होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब किसी वायर का लेंथ जितना हम बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका फर्स्ट में यदि देखें इसमें रेजिस्टेंस जो आपका होता है R, वो क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा फिर इसमें यदि देखें यदि इसके क्रॉस सेक्शन का बात करें, यदि कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का यदि बात करें, है ना, तो क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, घटता है। यानी कि सेकेंड में अगर देखें तो R जो होता है
आर जो होता है किसी भी कंडक्टर का, आर वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है ना। तो यदि यहाँ से इसे कमांडली यदि है ना निकाल के यदि देखें, आर का वैल्यू यदि देखें अब फाइनली यदि, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है रो एल बाय ए। एल लेंथ है कंडक्टर का, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, बट रो क्या है, रो एक प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का है ना, जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है, जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है इसे चालक का। तो आर डिपेंड करता है इसके लेंथ पे और एरिया पे इस तरह से। और भी फिजिकल फैक्टर यदि पैरामीटर यदि देखें तो आर जो है कि आपका इसमें, आर आपका जो है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, आर आपका टेम्परेचर पे भी आपका डिपेंड करता है ना। और यदि देखें फिजिकली इसका कंडीशन, ये टाइप ऑफ मेटल है ना, टाइप ऑफ मेटल है ना, ये किस मेटल का बना हुआ है ना, तो मेटल के प्रॉपर्टीज के अनुसार मतलब जो कि रेजिस्टेंस का भी प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं सेकंड का। इन अ सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच आर कनेक्टेड इन, पहला नंबर में दिया आपका पैरेलल, सेकंड में है सीरीज है ना कॉम्बिनेशन, मतलब दो अलग अलग तरह के सर्किट हैं। अच्छा इन टू है ना, इन टू सर्किट आपका यहाँ पे इन टू सर्किट 3 बल्ब ऑफ 100 वाट आर ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, एक में पैरेलल में कनेक्ट है और एक में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। आपको कह रहा है इफ करंट फ्लो इन बोथ 2 एम्पियर, यानी दोनों सर्किट में यदि करंट जो फ्लो होता है वह 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो आपको पूछा है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन बोथ केस है ना। तो दोनों केस में आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको इसमें कैलकुलेट करना है ना। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें अभी आपको दिया हुआ है P इक्वल 300 वाट, P इक्वल टू 300 वाट जो है कि आपको इसमें दिया हुआ है। अच्छा अब इसमें देखें तो एक बल्ब 300 वाट लेता है। अब पहले केस को जो है कि हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में आपका क्या है, पैरेलल है ना। फर्स्ट केस में यदि सॉल्व करें इसको तो टोटल पावर यदि यहाँ का यदि हम लोग कैलकुलेट करें टोटल पावर, तो एक बल्ब 300 वाट लेता है तो 3 बल्ब कितना लेगा, 3 इंटू 300 इक्वल टू 900 वाट है ना। टोटल पावर इतना ले लिया। अच्छा अब इतना वाट लेता है तो आपके पास यहाँ पे आई का वैल्यू कितना दिया है इसमें, 2 एम्पियर दिया हुआ। तो अब जानते हैं फॉर्मूला से कि P इक्वल होता है V इंटू आई। तो यहाँ से P का वैल्यू 900 है इंटू आई का वैल्यू है 2 इंटू V। तो यहाँ से सॉल्व करके यदि V का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाता है 900 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल से आता है 450 वोल्ट है ना। 450 वोल्ट का भी पोटेंशियल डिफरेंस इस कनेक्शन में है। अच्छा अब यदि R का मान निकालें, तो ओम के नियम से जानते हैं R इक्वल होता है V बाय आई, R इक्वल होता है V बाय आई। तो V का वैल्यू है 450 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू अभी हमारे पास है 2 एम्पियर है ना। इसे सॉल्व करने पे R का वैल्यू आ रहा है जो ये भी कुछ आ रहा है 225 ओम, इतना रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है ना। इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसी में देखें जब सीरीज में हो तो सीरीज में अब एक बात देखिए, यही सॉल्यूशन जो है कि दोनों के लिए सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जो पावर कंज्यूमिंग जो मतलब एप्लीकेशंस होते हैं वे चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, वे पावर उतना ही लेने वाले हैं जितना जो कि वो ले सकते हैं ना। अतः चूंकि यदि हमें रेजिस्टेंस का यदि कॉम्बिनेशन अगर दिया हुआ रहता तब जाके जो है कि हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे कल रेजिस्टेंस का नहीं, यहाँ पे तो पावर का जो कि मैंने जो कि कनेक्शन दिया गया है ना। तो यही आपका सोल्यूशन जो कि सिंगल सोल्यूशन आपका
दोनों पार्ट के लिए कॉमन आंसर रहने वाला है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस सेशन का। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम इसमें दिया गया है, जिसमें कि आपको दो मीडिया है, एक मीडिया है डायमंड और एक मीडिया है वाटर, है ना। इसमें कोई लाइट रे जो है कि डायमंड से रिफ्लेक्शन होने के बाद वह जो है कि वाटर में एंटर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डायमंड जो है कि वाटर के रिस्पेक्ट में मोर डेंस मीडिया होगा, है ना। डायमंड जो कि मोर डेंसर मीडिया होगा और वाटर जो कि रेयर मीडिया होगा देन डायमंड के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, आपको इसमें दिया है कि I इक्वल टू 45 डिग्री है और R इक्वल टू 60 डिग्री इसमें दिया गया है। और ND मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको 2.42 दिया गया है। तो आपको इसमें पूछा है कि INW मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, है ना। ये आपको जो इसमें निकालना है। तो चलिए डेटा के अनुसार देखते हैं स्नेल के नियम से, है ना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इससे हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो मीडिया के लिए साइन I डिवाइडेड बाय साइन R का जो वैल्यू होता है वो होता है ना, दो मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेशियो के, है ना, इक्वल। मतलब ये जो कांस्टेंट जो होता है ये होता है कि आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका एक कांस्टेंट मतलब जो कि ये C होता है, ये आपका एक C होता है। अच्छा, यदि इस रेशियो को यदि हम इक्वल टू अगर ऐसा लिख सकते हैं N D डिवाइडेड बाय, नहीं ये हो जाएगा आपका NW, मतलब इसे लिख सकते हैं N21 डिवाइडेड बाय N12, है ना, ये लिख सकते हैं। तो वैल्यू रखने हैं साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, फिर आ जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल किया हो जाएगा N21 यानी कि NW डिवाइडेड बाय N12 यानी कि 2.42 जो कि डायमंड के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसे सॉल्व करते हैं तो NW का जो वैल्यू आपके पास आ रहा है ये हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू आ जाता है 1/√2, 1/√2 का वैल्यू आता है 1.41, इस तरह से कुछ डेसिमल में आता है, मल्टीप्लीकेशन 2.42, है ना, डिवाइडेड बाय फिर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 यानी कि 2/√3, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.732 जो है कि कुछ इस तरह से जो है कि ये आ रहा है ना। तो इसे सॉल्व जब करेंगे, इसे सॉल्व करने पर NW का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो लगभग 4/3 यानी कि 1.33 जो है कि आता है, और ये आपका पहले से कैलकुलेटेड डाटा भी है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर कल आएंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो कि प्रीवियस ईयर है और आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। तब तक पढ़िए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।